महादेव, पिछले कक्षा में हम लोग योग कारक ग्रह से संबंधित और दशा फल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। राहु केतु से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे कि राहु और केतु ग्रह किस प्रकार से राजयोग बनाते हैं। अब इस कक्षा में जैसा कि आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि मार्केस की दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो आखिर ये मारक ग्रह है कौन और कुंडली में हम मारक ग्रह को जानेंगे कैसे कि हमारी कुंडली में मारक ग्रह है कौन सा, उसका किस भाव से क्या संबंध है और वह किस भाव का स्वामी होता है, तो वह मारक होता है। मारक से हम तात्पर्य मृत्यु तुल्य कष्ट लेते हैं। जैसा कि मारक से हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि वह मृत्यु को प्रदान ही करेगा, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट को अवश्य वह प्रदान कर सकता है। तो चलिए हम मारक भाव के बारे में और मारकेस के बारे में जानते हैं। इसमें यह भी जानेंगे कि सबसे अधिक प्रबल मारक कौन भाव होता है। कहते हैं कि अष्टमम यायुषः, अष्टमम अर्थात जो 8वां भाव है। तो हम लोग एक संख्या निर्धारित कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उदाहरण से भी स्पष्ट तौर पे समझेंगे। कहते हैं कि अष्टमम यायुषः, जो 8वां भाव है वह आयु का द्योतक है, अर्थात 8वें भाव से हम आयु का विचार करेंगे। ये जो है यह अष्टम भाव है और कहते हैं कि इससे आयु का विचार करेंगे। स्थान आयु स्थान है। अष्टमात अष्टमम चयत। अब फिर कहते हैं कि ये तो लग्न से 8वां भाव हो गया। फिर कहते हैं कि अष्टमात, यहां पे पंचमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है, तो यहां पे कहेंगे कि अष्टमात अर्थात 8वें से, अष्टमम अर्थात 8वें तक। तो अब कैसे हम गिनेंगे? लग्न से तो हम गिन लिए कि 8वां भाव ये आयु भाव है। अब यहां से जो हम 8वां भाव गिनेंगे, तो चलिए हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ये जो तृतीय भाव है यह 8वें से 8वां स्थान है। अष्टमात अर्थात 8वें से, अष्टमम च यत्, 8वें तक, मतलब 8वें आयु स्थान से 8वें स्थान तक। तयोः अपि, तयोः अर्थात ये जो दोनों भाव हैं इनके व्यय स्थानम, इनके जो व्यय स्थान है, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके थे कि लग्न का व्यय स्थान यह है, उसी प्रकार से द्वितीय का धन का व्यय स्थान यह लग्न भाव है। इसी प्रकार से तृतीय का व्यय स्थान जो हम जानेंगे वह यह द्वितीय भाव होगा। तयोः अपि अर्थात जो हम लोग लग्न से अष्टम और अष्टम से अष्टम जो भाव जाने हैं, इन दोनों का जो व्यय स्थान होगा, तो तीसरे का जो व्यय स्थान हुआ वह द्वितीय भाव हुआ और अष्टम का जो व्यय स्थान हुआ, तो गिन लेंगे कि अब इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो द्वितीय भाव है वह तृतीय भाव का व्यय भाव है। इसी प्रकार से 8वें भाव का जो व्यय भाव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो भाव है सप्तम भाव, यह क्या है? ये 8वें भाव का व्यय भाव है और यह जो द्वितीय भाव है वह तृतीय भाव का व्यय भाव है। कहते हैं कि मारक स्थान, मारक स्थानम उच्यते, इनको क्या कहते हैं? मारक स्थान कहते हैं। तो अब किनको मारक स्थान कहेंगे? तो ये जो द्वितीय भाव है और ये जो सप्तम भाव है। यहां पे राशि कोई हो सकती है, यहां पे हम समान संख्या में सरलता से समझ में आने के लिए हम मेष लग्न का प्रयोग किए हैं ताकि भावगत संख्या प्राप्त हो। जैसे लग्न में 1, धन भाव में 2,
तो क्रम यही है, लेकिन सरलता से प्राप्त होने के लिए हम यहाँ पे मेष लग्न का प्रयोग किए हैं। तो हम लोग ये जान गए कि जो ये द्वितीय भाव है यह मारक भाव है, और ये जो सप्तम भाव है यह मारक भाव है। फिर कहते हैं कि तत्र अपि अद्य व्ययस्थानात्। अब यहां पे कहते हैं कि इनमें अद्य व्ययस्थानात्, अद्य अर्थात पहले हम अष्टम भाव की चर्चा किए थे, तो अष्टम भाव का जो व्यय स्थान है उसके स्थान की अपेक्षा द्वितीयम बलवत्तरम, ये जो द्वितीय भाव है वह बली है। तो जैसा कि हम लोग ये जाने कि दो भाव मारक भाव कहे जाते हैं, द्वितीय भाव और ये सप्तम भाव। इन दोनों में अब हम किसको जाने कि सबसे अधिक प्रबल मारक है, सबसे अधिक कष्टप्रद कौन सा भाव है, किस भाव के मालिक सबसे अधिक कष्टप्रद होंगे मारक भाव में, तो उसमें यहां कह रहे हैं कि द्वितीयम बलवत्तरम, ये जो द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव के जो स्वामी होंगे वह अत्यधिक कष्ट को प्रदान करने वाले होंगे। तो इस प्रकार से हम ये जाने कि जो द्वितीय भाव है यह मारक भाव है, और जो सप्तम भाव है यह मारक भाव है। इन दोनों में सबसे अधिक प्रबल मारक द्वितीय भाव है। अब इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि मार्केश कैसे हम जानते हैं। यहां पे तो हम जान लिए कि ये जो दो भाव है यह मारक भाव है, लेकिन मार्केश ग्रह हम कैसे जानेंगे। तो हम आपको पहले ही बताए कि यहां पे हम राशि संख्या कोई भी रख सकते हैं। जैसे मानिए किसी का मेष लग्न में जन्म हुआ है तो लग्न में राशि संख्या 1 होगी, यदि किसी का वृष में हुआ है तो यहाँ पे 2 से प्रारंभ होगा, यदि किसी का मिथुन में हुआ है तो यहाँ पे 3 मिथुन से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से क्रमशः 12 राशियों का लग्न होता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हम मारक ग्रह कैसे जानेंगे। जैसे लेते हैं कि सिंह लग्न में सिंह की संख्या 5 है, सिंह राशि की संख्या 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। अब यहां पे देखिए, यहां हम द्वितीय भाव और सप्तम भाव को सबसे पहले ग्रहण करेंगे। तो द्वितीय भाव में जो राशि संख्या है वह 6 है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्रह और उसकी राशि जान लेते हैं। यहाँ पे ऊपर से क्रमशः सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, बुध की मिथुन राशि और कन्या राशि है, दोनों की संख्या है 3 और 6। मिथुन की 3 है और कन्या की 6 है, मेष की 1 है, वृश्चिक की 8 है, कर्क का 4, सिंह का 5। इसी प्रकार से गुरु का जानेंगे। गुरु की धनु राशि है और मीन राशि है, राशि संख्या 9 और 12। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह का देखेंगे तो शुक्र का वृष राशि है और तुला राशि है। तो संख्या क्या है 2 और 7, वृष 2 संख्या का है और तुला 7 संख्या का है। फिर जो शनि ग्रह है तो शनि ग्रह में हम देख लेंगे कि शनि का मकर राशि है और कुंभ राशि है।
शनि का मकर और कुंभ है, एक का संख्या 10 है और कुंभ का 11 है, तो इसमें मकर 10 हो गया और कुंभ 11। तो इस प्रकार से हम राशियों के स्वामी के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे ग्रह की जगह राशि स्वामी लिख लेते हैं, इससे ज्यादा स्पष्टता रहेगी। अब देखिए यहाँ पे राशि संख्या 6 लिखा है, तो राशि संख्या 6 किसके अंतर्गत आएगा, तो वह बुध ग्रह के अंतर्गत आएगा। तो हम ये जानेंगे कि जो मारक ग्रह है वह यहाँ पे द्वितीय कौन हुआ, बुध हुआ। जो बुध हुआ यह मार्केश हुआ, अर्थात इस भाव का जो स्वामी होगा, द्वितीय भाव का जो स्वामी होगा वह भी मार्केश कहलाएगा। और सप्तम भाव में जो एकादश संख्या है 11, इस 11 संख्या का राशि का स्वामी कौन है, तो शनि के अंतर्गत ये कुंभ राशि की संख्या है 11, तो कुंभ का स्वामी कौन है, शनि, तो ये शनि यहां पे मार्केश होगा। लेकिन अब इन दोनों में बली कौन होगा, तो सप्तम भाव की अपेक्षा ये जो द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह अत्यधिक बली होगा। तो सप्तमेश शनि था लेकिन द्वितीय बुध है, तो इस कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में प्रबल मारक ग्रह यदि जानेंगे वह कौन होगा, बुध होगा। क्यों, क्योंकि बुध की राशि प्रबल मारक स्थान में पड़ रही है। अब इसी प्रकार से किसी भी लग्न में, जैसे यहाँ पे सिंह लग्न है तो यहाँ कन्या भी हो सकता है, तुला से भी प्रारंभ हो सकता है। यदि इस प्रकार की ग्रह स्थिति यदि किसी भी कुंडली में बने तो ये जो द्वितीय भाव होगा और जो सप्तम भाव होगा, इसमें जो राशि संख्या होगी उसके जो स्वामी होंगे वह मार्केश कहलाएंगे। अब केवल द्वितीय और सप्तम भाव के ही स्वामी मार्केश कहलाए, यह हमेशा नहीं होता। क्यों, क्योंकि मार्केश तो ये कहे जा सकते हैं, लेकिन मारक ग्रह इनसे जो संबंध ग्रह करेगा वह भी कहा जाएगा। द्वितीय भाव से और सप्तम भाव से जो भी ग्रह संबंध करेगा वह मारक ग्रह कहा जाएगा, और वह भी उस जातक के लिए अपने दशा अंतरदशा में अशुभ फल को प्रदान करने में सक्षम होगा। जिस प्रकार से द्वितीय और सप्तमेश अर्थात दोनों ये जो मारक भाव हैं इनके स्वामी जिस प्रकार से अशुभ फल को प्रदान करने में सक्षम होंगे। अब हम लोग अगले श्लोक में ये देखेंगे कि वह जो मारक ग्रह है वह किस प्रकार से और किस किस ग्रह को अपने साथ संबंध बनाकर वह भी उसको मारक तुल्य अशुभ फल को प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तो यह हम अब अगले श्लोक में देखेंगे। अब इस श्लोक में हम लोग मारक ग्रह के ही बारे में जानेंगे कि पीछे तो हम लोग ये जान चुके कि जो द्वितीय और सप्तम भाव है यह मारक भाव है, और सप्तम से अधिक बलवान कौन है, द्वितीय भाव है मारक के क्रम में। लेकिन अब कुछ और अधिक मारक ग्रह के बारे में बताते हैं कि और कौन जो मारक ग्रह है वह अशुभ फल को प्रदान करते हैं। कहते हैं कि तद ईशितु तत्र गताः। अब ईशितु से हम तात्पर्य क्या लेंगे कि जो द्वितीय भाव है और जो सप्तम भाव है ये क्या है, स्वामी है किस भाव के, तो मारक भाव के। तत्र गताः, अब कहां हो, तो या तो अपने स्थान में हो या तो किसी अन्य स्थान में हो। लेकिन तत्र गताः की जब बात करेंगे तो स्वयं के ही स्थान की बात करेंगे। फिर कहते हैं कि पापिनः तेन संयुताः, और पापिनः अर्थात जब पापक ग्रह को ग्रहण करेंगे
तो पाप ग्रह जब इनसे क्या करेंगे कि संयुक्त होंगे, युक्त होंगे, या फिर कहते हैं कि तेसाम दशा विपाकेशु, अब उनके दशा में, उनके अंतरदशा में, उनके प्रत्यंतर दशा में संभवे संभवे निधनम नृणाम होगा क्या कि जब मारक ग्रह की दशा होगी, मारक ग्रह की ही अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर में ही मारक ग्रह भी होगा, तो आयु निर्णय यदि आप कर चुके हैं तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि यह इस जातक की मृत्यु हो जाएगी, या ये कहेंगे कि वह मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त कर सकता है। अब कैसे हम जानेंगे कि मार्केश के अलावा और ग्रह भी मारक हो सकते हैं? तो कहते हैं कि जैसे कन्या लग्न की कुंडली बनाते हैं, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में संख्या कितनी है? 7 है। यह हिंदी का 6 है, यह हिंदी का 7 है। तो जो ये 7 का जो स्वामी है वह कौन है? 7 शुक्र के अंतर्गत आता है। तो जो मारक ग्रह होगा वह द्वितीय शुक्र ग्रह हो जाएगा। जो सप्तम भाव में 12 संख्या है, 12 संख्या राशि किसके अंतर्गत आती है? अर्थात बुध की जो मीन राशि है वही ही उसी की संख्या 12 है। तो जो सप्तम भाव का स्वामी होगा वह कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि तत्रगता, तो हम एक काम करें कि शुक्र को द्वितीय भाव में विद्यमान कर दें और जो सप्तम भाव का स्वामी गुरु है इसको यहीं पे स्थापित कर देते हैं। फिर कहते हैं कि पापिनः तेन संयुताः, एक तो पापिनः अर्थात पाप ग्रह को ग्रहण करेंगे, और दूसरी बात कि जो पीछे अशुभ भाव बताए गए हैं, जो तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव जो बताए गए हैं, इनके जो स्वामी होंगे उनको भी हम पाप की श्रेणी में ही रखेंगे। तो कैसे? तो तृतीय यहां पे मंगल है, ये जो संख्या 8 है यह 8 मंगल की राशि है अर्थात वृश्चिक राशि है। तो मान लें कि मंगल की युति शनि के साथ, शुक्र के साथ हो जाए, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो षष्ठ भाव है वह भी अशुभ भाव है, तो षष्ठ भाव जो है वह अशुभ भाव है। तो यहाँ पे राशि संख्या 11 है, 11 शनि की राशि है, कुंभ की राशि, कुंभ राशि, तो गुरु के साथ शनि की युति कर दें। फिर जो ये चतुर्थ एकादश भाव है यह भी अशुभ भाव है, त्रि, षड और आय, आय अर्थात लाभ भाव, ये त्रि है, ये षड भाव है अर्थात षष्ठ भाव, और यह क्या है? एकादश है, इसी को लाभ भाव भी कहते हैं। कहते हैं कि तृतीयेश से या षष्ठेश से या एकादशेश से, तो यहां पे हम चंद्रमा को भी स्थापित कर लेते हैं। अब इस श्लोक के अनुसार हम ये देखें कि क्या यह इस कुंडली पे बैठ रहा है। तो कहते हैं कि तद इसितु तत्रगताः, जो मार्किस ग्रह है, जैसे यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में ही विद्यमान है और सप्तम भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में ही विद्यमान है। पापिनः तेन संयुताः। अब देखिए यहाँ पे ये पापी हो गए हैं। कैसे पापी हो गए हैं? क्योंकि शुक्र पाप ग्रह मंगल के साथ विद्यमान है, गुरु शनि के साथ विद्यमान है, तो शनि भी पापग्रह है, मंगल भी पापग्रह है। लेकिन अब यहां पे ये हम देखें कि जो ये
एकादशी चंद्रमा है वह पाप ग्रह के साथ बैठने से वह भी पाप फल भी देगा और शुभ फल भी देगा। क्यों? क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है और मंगल पाप ग्रह है। लेकिन यहां पे हम मारक की बात कर रहे हैं तो इसलिए चंद्रमा भी जो होगा वह अशुभ फल को ही, अर्थात वह भी पाप ग्रह की ही श्रेणी में आ जाएगा। अब यहां पे हम पापी ग्रह से युति की हम बात कर चुके कि जो पाप ग्रह से युत है सप्तमेश या द्वितीयेश, वह भी क्या करेंगे? तेसाम दशा विपाकेषु, अपनी दशा में, अत्यंतर दशा में क्या करेंगे? संभवे निधनम नृणाम, या तो मृत्यु को प्रदान करेंगे या मृत्यु तुल्य कष्ट को अवश्य ही वो प्रदान करेंगे। अब सामान्य रूप से ये देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए किसी का कन्या लग्न में जन्म हुआ है, ग्रह स्थिति केवल 5 ग्रह की स्थिति इस प्रकार की है, तो ये तो हम अवश्य कहेंगे कि मंगल ग्रह की दशा हो, चंद्रमा की दशा हो, शुक्र की दशा हो, गुरु की दशा हो और शनि की दशा हो। शनि एक तरह से आप देखेंगे तो योग कार्य भी हो रहा है, लेकिन योग कारक के साथ यहां पे मारक ग्रह के साथ यह युति संबंध भी बना रहा है। तो शुभता और अशुभता, यहां रोग स्थान का भी स्वामी है, तो शुभ स्थान का भी स्वामी और अशुभ स्थान का भी स्वामी, दोनों स्थान के स्वामी होने से इसके शुभत्व में थोड़ी कमी अवश्य आ जाएगी और इसका जो स्वाभाविक गुण है पाप फल, उसमें यह अत्यधिक प्रवृत्त होगा और गुरु के अनुसार यह भी मारक ग्रह हो जाएगा। शनि जो ग्रह है यह पंचमेश और षष्ठेश है, गुरु से युति संबंध के बाद शनि भी मारक होगा। तो गुरु की दशा हो या शनि की दशा हो, या गुरु की दशा में शनि की अंतरदशा हो, या शनि की दशा में गुरु की अंतरदशा हो, या गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा हो, गुरु की ही प्रत्यंतर दशा हो, या गुरु की महादशा में इससे किसी अन्य मारक ग्रह की दशा अंतरदशा हो, तो क्या होगा? संभवे निधनम नृणाम, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट को अवश्य ही वह प्राप्त करेगा। फिर कहते हैं कि तेसाम असंभवे साक्षात। अब कहते हैं कि तेसाम अर्थात ये जो पीछे बताए गए हैं, जो भी ग्रह मारक ग्रह बताए गए हैं, उनकी दशा में यदि इस जातक की मृत्यु नहीं होती है, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट को वह प्राप्त नहीं करता है, तो फिर क्या कहते हैं कि व्ययाधीश दशासु अपि, यदि व्ययाधीश का भी संबंध है तो व्ययाधीश की दशा में यदि इनसे संबंधित ग्रह की अंतरदशा आए तो संभवे निधनम नृणाम, उनके क्या होगी? मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो जैसे एक तो ग्रह स्थिति इस प्रकार के हम देख लिए, यहां पे केवल युति संबंध की ही बात, संयुताः अर्थात उनसे वह युक्त हैं। तो इसमें हुआ क्या कि केवल जब युति संबंध की बात कर रहे हैं तो युति संबंध में वह अत्यधिक पापी होकर वह मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट को अवश्य ही प्रदान करने में सक्षम होंगे। फिर यही नीचे व्ययाधीश की भी बात कर रही है, तो व्ययाधीश का भी तो संबंध इससे होना चाहिए। यदि व्ययाधीश का संबंध नहीं है तो इस जातक की मृत्यु तो इतनी आसानी से होनी नहीं है। क्यों? क्योंकि भले सप्तम भाव में गुरु मार्केश होकर विद्यमान है, स्वयं ही मारक है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है वह लग्न पे पूर्ण दृष्टि है। इसलिए ये हम कहेंगे कि उस जातक को बहुत अधिक कष्ट होगा, आईसीयू तक वो जाएगा, 1 महीना आईसीयू में भर्ती रह सकता है, लेकिन मृत्यु की निश्चितता हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गुरु यहां पे चतुर्थेश भी है और सप्तमेश भी है। भले इसके अंदर लाख दोष हैं, लेकिन जो इसका स्वाभाविक गुण है वह अपना शुभ फल प्रदान करेगा ही। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित समस्या अवश्य देगा, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होने देगा, बशर्ते
ये जो राशि संख्या 6 है इसका स्वामी अत्यधिक पीड़ित ना हो, अर्थात कहीं व्यय भाव में जाके न बैठ गया। तो इसमें तो हम ये जान लिए कि कौन ग्रह मारक है, कौन ग्रह मारक से संबंध होने पर, मारकेश से संबंध होने पर, मारक भाव से संबंध बनाने पर वह अशुभ फल को प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सब की दशा अंतरदशा बीत जाए और वह व्यक्ति मरे ही ना, उसको अशुभ फल अर्थात उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक ठाक रहे। तो वह हम कैसे जानेंगे कि उस जातक का स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा? तो यह हम अगली कक्षा में इसको जानेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।